हेलो फ्रेंड, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल परीक्षाएं अकेडमी। हम लोग दोस्तों प्रीवियस के क्वेश्चन को देख रहे हैं। हमारा प्रीवियस का जो 14 पेपर था वो कंप्लीट हो गया है। आज की क्लास में हम लोग 15वां पेपर देखेंगे। ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों जो अभी तक हमारे जो क्वेश्चन हो रहे हैं, जो पेपर हमारे एग्जाम हो रहे हैं, कल का जो पेपर देखा गया उसका एनालाइज किया गया, तो उसमें एनसीएफ के क्वेश्चन 4-5 क्वेश्चन आए हुए हैं और साथ में वैन हिले की थ्योरी से क्वेश्चन आ रहे हैं और साथ में पैटर्न्स के भी क्वेश्चन देखने को मिले हैं। तो दोस्तों हमें क्या करना है, सिलेबस टू द सिलेबस आपको कवर करना है और साथ में प्रैक्टिस सेट को करते रहना है। ठीक है दोस्तों, चलिए आज की क्लास हम लोग स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा जो प्रीवियस क्वेश्चन है, एनालिसिस है, वो क्या है, 15वां है। चलिए इसको देख लेते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन क्या है, हमारा पहला क्वेश्चन क्या है, मैं दो अंकों की एक विषम संख्या हूं और 24 गुणे 4 से अधिक हूं। मेरे इकाई और दहाई के अंक बराबर हैं। मैं कौन सी संख्या हूं। एक पहेली की तरह क्वेश्चन है। अब इसको आपको बताना है। पहले क्या कह रहा है, मैं दो अंकों की एक विषम संख्या हूं। ऑप्शन में देखते हैं विषम संख्या कौन कौन सी है। 1 2 3, देखिए ये सम संख्या, ये तो ऐसे ही कट हो गई। और 24 गुणे 4 तो ये हो जाएगा 4 चौक 16, 4 दूनी 8, 1 9। 96 से अधिक हो। अब देखेंगे 96 से अधिक कौन कौन सी है। ये तो नहीं है, ये है और ये। अब दो ऑप्शन बचा। मेरे इकाई और दहाई के अंक बराबर, मतलब इकाई और दहाई के अंक सेम है। अब देखिए किसमें है, इसके तो अलग हो जाए, ये सेम है। मैं कौन सी संख्या हूं, तो हमारा आंसर हो जाएगा 99। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं। जब किसी संख्या को शून्य से विभाजित किया जाता है तो परिणाम मिलता है। दोस्तों किसी भी संख्या 2 को 0 से भाग देंगे, ठीक है, उसको 0 से परिणाम, हमारा आंसर क्या होगा, 0/0 या फिर 0 स्वयं संख्या, 1 या फिर ज्ञात नहीं किया जा सकता। जैसे क्या कह सकते हैं, कैन नॉट बी डिटरमाइंड। तो हमारा किसी भी संख्या को 0 से भाग देंगे तो आंसर क्या आएगा, कैन नॉट बी डिटरमाइंड। और हमारा जो परिमेय संख्या होता है वो q कैन नॉट इक्वल टू 0 होता है। तभी उसी आधार पर कहते हैं q जो होगा, ये जो q है वो 0 के बराबर नहीं होगा। तो इस आधार पर हमारा आंसर जो होगा ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है, अंक 0 1 4 और 7 को बिना दोहराए, मतलब कोई भी नंबर को रिपीट किए हुए एक साथ प्रयोग किया जाए तो उससे बनने वाली 4 अंकों की सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या का अंतर ज्ञात कीजिए। दोनों का अंतर पूछा है, 4 अंकों की संख्या। अब देखिए इसका सबसे बड़ी संख्या क्या हो जाएगी, 7 4 1 और 0 हो जाएगा। छोटी संख्या होगा 1 0 4 7। दोस्तों यहाँ पे 4 अंक की कहा है, जल्दबाजी में हम लोग क्या कर देते हैं, इसी को ऐसा लिख देंगे 0 1 4 7। तो ये क्या हो जाएगा, 3 अंकों की संख्या हो जाएगी। लेकिन हमको क्या कहा, 4 अंकों की, तो इस आधार पर हमारा क्या हो जाएगा 1 0 4 7, मतलब 1047। इसको घटा देते हैं 3, ये हो जाएगा 10 में से 4 जाएगा 6, ये हो जाएगा 3, ये हो जाएगा 6। कितना हो जाएगा, 6363। देखते हैं हमारा ऑप्शन किसमें है। ऑप्शन ए जो है दोस्तों हमारा क्या होगा, करेक्ट होगा। चलिए दोस्तों अगला स्टार्ट करते हैं। निम्नलिखित भिन्नों में से सबसे बड़े और सबसे छोटे भिन्नों का अंतर निकालिए। दोनों बड़ी भिन्न और छोटी भिन्न का क्या करना है, हमको अंतर ज्ञात करना है। पहले हम इसको अंतर पहले मालूम कर लेते हैं, कौन सी बड़ी भिन्न है और कौन सी छोटी भिन्न है। पहले इसको हम दशमलव में बदल के देख लेते हैं। 3/4 को दशमलव बदलेंगे तो ये हो जाएगा 4 7 28, 4 5 20। 1/2 बराबर हो जाएगा आपका 0.5। 1/4 बराबर हो जाएगा 0.25। 2/3, 3 6 18, 3 6 18। 3/5, 5 6 30। लास्ट क्या है, 5/6। 5/6 हो जाएगा 6 8 48, 6 3 18। अब सबसे बड़ी भिन्न कौन सी होगी, सबसे छोटी भिन्न। देखिए सबसे बड़ा नंबर कौन सा है हमारा, 5/6 वाला है। सबसे छोटा क्या है, 1/4। 1/4 से भी छोटा कोई है नहीं। तो हमारा सबसे बड़ा और सबसे छोटे भिन्न का अंतर पूछा हुआ है। चलिए सबसे बड़े सबसे छोटे में अंतर निकाल लेते हैं। 5/6 माइनस 1/4, दोनों का अंतर निकालना है। एलसीएम हो जाएगा हमारा 12। ये हो जाएगा 6 दूनी 12, 2 5 10 माइनस 4 6 12, 3 1 3। घटा लेंगे, कितना आंसर आ जाएगा, 7/12। देखते हैं हमारा किस ऑप्शन में है। तो ऑप्शन डी जो होगा वो हमारा क्या होगा दोस्तों, करेक्ट हो जाएगा। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं। फलों के मूल में प्रति किलोग्राम नीचे दिए गए, फलों के जो मूल है वो प्रति किलोग्राम नीचे दिए गए हैं। स्नेहा ने 3.5 किलो तरबूज, 2.2 सही 1/2 मतलब 2.5 किलो आम, 2 सही 1/2 किलो सेब और 1/2 किलो
अंगूर खरीदे, आधा किलो अंगूर खरीदा, उसने दुकानदार को 1000 का नोट दिया, उसे कितने रुपए वापस मिले। चलिए दोस्तों इसको सॉल्व कर लेते हैं। ये अमाउंट लिखा हुआ है, पहला क्या है तरबूज, तरबूज कितना खरीदे हैं 3.5 किलो, यहाँ पर 3.5 से गुणा करेंगे, कर लेते हैं, 2 पंचे 10, 2 तिहाई 6 और 1 7, 2 पंचे 10, 2 तिहाई 6 1 7, ये हो जाएगा 0 7 और 7, दशमलव जाएगा कितना आ जाएगा 77 रुपए। आम कितना खरीद रहे हैं 2.5 किलो, यहां पे भी करेंगे 2.5 किलो हो जाएगा 8 दूनी 16 4 20, मतलब कि 200 रुपए का। सेब जो हो जाएगा 2.5 किलो सेब है, ये भी करेंगे 2.5, 2.5 करेंगे तो 120, 240 और 60, 300 हो जाएगा ये। उसके बाद अंगूर जो है आधा किलो लिया जा रहा है, 1 किलो अगर 110 रुपए का है तो आधा किलो कितने का हो जाएगा 55 रुपए का हो जाएगा। अब सबको जोड़ लेंगे, 7 5 12 के 2, 7 और 5 12 और 1 13 के 3, ये हो जाएगा 2 3 5 और 1 6, 632। उन्होंने कितने के नोट दिया था 1000 की नोट दिया था, 1000 माइनस 632 कर देंगे, ये हो जाएगा 8 6, ये बचेगा 368 रुपए, उनको क्या करेंगे वापस करेंगे। देखते हैं हमारा किस ऑप्शन में है, तो ऑप्शन जो बी है वो हमारा क्या होगा करेक्ट होगा दोस्तों। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है, 0.50 और 0.70 के बीच में कितनी दशमलव संख्याएं होंगी। दोस्तों दशमलव संख्या के संबंध में पूछा हुआ है, आंसर क्या होगा 20 और 19, 1 और असंख्य। तो दोस्तों अगर इस प्रकार के क्वेश्चन में दशमलव संख्या पूछा हुआ, ये दोनों के बीच में कितनी संख्या होंगी असंख्य, इनफाइनाइट। ठीक है दोस्तों, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ना तो 20 19 होगा ना 1 होगा, कितना हो जाएगा इनफाइनाइट हो जाएगा, उसमें क्या होगा अनंत संख्याएं होंगी। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है, एक दुकानदार के पास कुछ अंडे हैं, वह उन्हें एक ट्रे में रखना चाहता है जिसमें ठीक 12 अंडे आते हैं। एक ट्रे में कितने अंडे आ रहे हैं 12 अंडे। उसने अंडों को 9 ट्रे में रखा, 9 ट्रे में रखा, उसके पास 5 अंडे शेष बच गए। उसे अभी कितने अंडों की आवश्यकता है जिससे कि उसकी 10 ट्रे भर जाए। 9 ट्रे कंप्लीट हो गई है, 5 बच रहे हैं अंडे उसके पास एक्स्ट्रा। कितने के एक ट्रे में कितने अंडे आ रहे हैं 12, अगर 5 में 7 जोड़ देंगे 12 अंडे हो जाएंगे, तो हमारा 7, अगर 5 में अगर 7 जोड़ देंगे तो हो जाएगा 12 अंडे, और 12 अंडे में 1 ट्रे हो जाएगा, तो उसका 10 टोटल हो जाएगा। तो हमारा ऑप्शन जो सी है वो क्या हो जाएगा करेक्ट हो जाएगा दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है, एक ठोस आकृति जिसकी सभी सतहें एक समान है वह आकृति नहीं हो सकती। नहीं पूछा है। एक घन, घन तो हो सकता है कि इसकी सभी सतहें समान होती हैं। चतुष्फलक, इसके भी क्या होते हैं सभी फलक से क्या होंगे समान होंगे। त्रिकोणी प्रिज्म, और अगला है अष्टफलक, ये भी क्या होगी सभी फलक क्या हो जाएंगे समान होंगी, आकृति क्या होगी समान होगी। जबकि क्या होगा हमारा ट्रायंगुलर प्रिज्म जो है, त्रिकोणी जो प्रिज्म है, इसकी सभी सतहें क्या है समान नहीं। देख लीजिए फिगर में आपको दिख ही रहा सभी सतहें क्या है समान नहीं, तो हमारा ऑप्शन जो सी होगा वो करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 10 क्या कह रहा है, एक आयताकार कागज का क्षेत्रफल 208 वर्ग सेंटीमीटर है, उसका परिमाप 58 सेंटीमीटर है, लंबाई और चौड़ाई क्या होगी। दोस्तों एक क्या है आयताकार का क्षेत्रफल, आयताकार कागज का क्षेत्रफल कितना है 208, मतलब कि L इंटू बी बराबर 208 है, और उसका परिमाप 2L प्लस बी बराबर कितना है 58 है। तो L प्लस बी बराबर क्या होगा 58 भागे 2 हो जाएगा, 58 भागे 2 मतलब 2 चौक 2 दूनी 4, 2 नवा 18। इसका मतलब कितना हो जाएगा L प्लस बी बराबर 29। उसकी लंबाई और चौड़ाई और कुछ क्वेश्चन में दिया नहीं है। अब चलिए इसको हम लोग सॉल्व कर लेते हैं ऑप्शन से। दोनों को जोड़ने पर लंबाई और चौड़ाई जोड़ने पर 29 आना चाहिए। देखो 14 और 14 कितना हो गया 28, ये तो नहीं होगा। 16 13 29, हाँ ये हो रहा है, लेकिन इसको चेक करना पड़ेगा कि उसका क्षेत्रफल इतना आ रहा है कि नहीं आ रहा है। 15 14 29 ये भी हो रहा है, 13 16 ये भी 29। चलो पहले स्टार्ट करता है यहीं सही। 16 गुणे अगर 13 करते हैं, अगर 208 आ जा रहा है तो यही सही हो जाएगा। 16 गुणे 13, 3 छक्का 18, 3 1 3 और 1 4, 1 छक्का 6 और 1 1 1 8,
6 4 10 के 0 और ये हो जाएगा 208 सेंटीमीटर स्क्वायर। 208 सेंटीमीटर स्क्वायर और यही क्वेश्चन में कहा है, देखो क्षेत्रफल कितना है 208 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो हमारा ऑप्शन बी ही यहीं पर ही सही हो गया, हमें आगे करने की जरूरत ही नहीं है। अगला क्वेश्चन लेते हैं, रानी का स्कूल उसके घर से 6 किलोमीटर 375 मीटर की दूरी पर है। वह 1 किलोमीटर 95 मीटर पैदल और बाकी रास्ता बस से जाती है। वह बस से कितनी दूरी तय करती है, यही पूछा है दोस्तों। चलिए इसको भी सॉल्व कर लेते हैं। 6 किलोमीटर और कितना 375 माइनस करेंगे मालूम हो जाएगा 375 सेंटीमीटर। 375 सेंटीमीटर और 1 किलोमीटर 95 सेंटीमीटर पैदल चलती हैं। 95 कहा है दोस्तों, देखिए यहां पर ही हम लोग गलत कर देते हैं। 95 कहा है तो मतलब क्या होगा 095 लिखेंगे, क्योंकि 1 किलोमीटर बराबर क्या होता है 1000 मीटर। अगर ऐसे करेंगे तभी से, अभी यहाँ 95 लिख दूं तो हमारा आंसर गलत हो जाएगा। ठीक है, चलिए इसको माइनस कर लेते हैं। ये हो जाएगा 5 में से 5 गया 0, 17 में से 9 हो जाएगा 8, ये हो जाएगा 2 किलोमीटर लिख लिए। ये 5 6 में से 1 जाएगा 5, मतलब 5 किलोमीटर और 280 सेंटीमीटर। हमारा ऑप्शन जो बी है वही क्या होगा, करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, शहर में ऑटो रिक्शा का किराया इस प्रकार है। न्यूनतम किराया कितना है 25 रुपए। कहां तक का 1.5 किलोमीटर तक का किराया कितना है 25 रुपए। 1.5 किलोमीटर से अधिक के लिए 9 रुपए 9.5 प्रति किलोमीटर का किराया लिया जाएगा। ठीक है, अगर आप 1.5 किलोमीटर यूज कर रहे हैं तो आपको 25 रुपए देना है। उससे अधिक अगर आप यूज कर रहे हैं तो प्रति किलोमीटर 9.5 रुपए पे करना होगा। राजू ने घर जाने के लिए शहर से ऑटो रिक्शा लिया जो 7.5 किलोमीटर की दूरी पर है। यात्रा मतलब उसकी जो दूरी है घर जाने के लिए कितनी दूरी है 7.5 किलोमीटर की दूरी तय करना है। यात्रा पूरी करने के पश्चात उसे कितना रुपए पे करना होगा, यही क्वेश्चन कहा है। चलिए इसको सॉल्व कर लेते हैं। पहले क्या है 1.5 कितना है 1.5, अगर इसको माइनस करेंगे हो जाएगा 6 ठीक, ये क्या है किलोमीटर में है, ये भी किलोमीटर में है। इसका अमाउंट वो कितना पे किए हैं 25 रुपए। 25 रुपए इसका पे कर दिए। अब 6 किलोमीटर का जो एक्स्ट्रा है वो प्रति किलोमीटर का रेट दिया हुआ है, तो यहाँ पे 9.5 गुणे 6 कर लेते हैं। 6 पंचे 30, 6 9 54 और 3 57 रुपए इसमें और ऐड कर देंगे। ये इनका अमाउंट आ गया। 7 और 5 12, 5 2 7 और 1 8, कितना पे करेंगे 82 रुपए वो पे करेंगे। और चलिए देखते हैं हमारा किस ऑप्शन में है, तो ऑप्शन ए जो है हमारा वही क्या होगा सही होगा दोस्तों। क्वेश्चन नंबर अगला लेते हैं, पैटर्न से संबंधित है। अगली संख्या को पहचानिए। 2 3 4 6 9 8 12 और 10 ये दिया हुआ है। अब देखते हैं किस आधार पर इसमें पैटर्न हुआ है। देखिए इसमें जो पैटर्न हुआ है 2 4 6 8 और 10, इसके बाद इसका अगला जो पैटर्न होगा वो होगा 12। ठीक है, इसका देखेंगे 3 दूनी 6, 3 त्रिक का 9, 3 चौक 12, 3 पचे 15। उसके बाद अगर होगा तो कितना हो जाएगा 3 छक 18। अगला पैटर्न पूछा हुआ तो हमारा 15 आ जाएगा। ऑप्शन किसमें है, ऑप्शन डी जो होगा वो में हमारा करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, एक कक्षा के विद्यार्थियों की लंबाई इस प्रकार है। 128 सेंटीमीटर, 124, 131, 124, 130, 126, 128, 124 और 130 सेंटीमीटर। उसमें क्या ज्ञात करना, माध्यिका प्लस बाहुलक, माध्यिका माइनस बाहुलक का मान क्या होगा। चलिए पहले इसको हम लोग क्या करेंगे, माध्यिका अगर हमको ज्ञात करना है पहले उसको आरोही क्रम या अवरोही क्रम में चेंज कर लेंगे। चलिए पहले हम इसको क्या करते हैं, आरोही क्रम में करते हैं। अब हमारा आरोही क्रम में पहले सबसे छोटी संख्या क्या है हमारी 124, ये होगा 124। उसके बाद 124 और उसके बाद एक और है 124। 124 के बाद देखते हैं कौन सी संख्या है 128, 126। ये क्या है 126। 126 के बाद है आपका 128, 128 और 128 के बाद आपकी है 130, एक और दो बार। 130 कितनी बार है, दो बार। यहां पे लिख लेते हैं 130 और 130।
उसके बाद कौन सी संख्या बच रही है? 131। काउंट कर लेते हैं नंबर हमारे बराबर है कि नहीं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, इसमें कितना है? 3 3 6 और 3 9। ठीक है दोस्तों, तो माध्यिका का फार्मूला होता है माध्यिका बराबर n+1/2 में दोवें पद का मान। कुल कितने पद हैं? 9 पद हैं, तो ये हो जाएगा 9 + 1/2वें पद का मान। ये हो जाएगा 10, 10/2 5वें पद का मान। अब 5वां पद कौन सा है? ये नहीं गिनेंगे दोस्तों, यहां गिनेंगे गलत हो जाएगा। अब जो हम आरोही या अवरोही क्रम में चेंज करेंगे उसमें गिनेंगे। 1 2 3 4 5, ये हमारा जो होगा ये क्या होगा? माध्यिका होगा 5वां पद। तो माध्यिका बराबर हो जाएगा, हम यहां लिख लेते हैं, माध्यिका बराबर 128। और हमको क्या ज्ञात करना है? बहुलक। ठीक है, बहुलक मीन मीडियन मोड, मोड ज्ञात करना है या बहुलक। बहुलक वे संख्या होती है जो सबसे अधिक बार आई हो। अब देखिए इसमें सबसे अधिक बार जो है 124 3 बार आया है, तो बहुलक क्या हो जाएगा? 124। अब सीधे हम इसको सॉल्व कर लेते हैं इस फॉर्मूले पे। ये हो जाएगा 128 + 124 बटे 128 माइनस 124। ये हो जाएगा 8 4 12 के 2, 2 2 4 और 1 5, और ये हो जाएगा 2 1 और 1 2। ये हो जाएगा, घटाने पर 8 में से 4 गया 4, बाकी हो जाएगा 0। अब इसको भाग दे लेते हैं, 4 छंग 24, 4 तिहाई 12, तो हमारा आंसर कितना हो जाएगा? 63। देखते हैं किस ऑप्शन में है, तो ऑप्शन सी जो है हमारा वो करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 15 क्या कह रहा है? एक 120 सेंटीमीटर लंबी तार को एक आयत का रूप दिया गया, जिसकी लंबाई और चौड़ाई में 2 सेंटीमीटर, मतलब लंबाई जो है चौड़ाई से 2 सेंटीमीटर अधिक है। आयत का क्षेत्रफल क्या होगा? चलिए दोस्तों इसको भी सॉल्व कर लेते हैं। परिमाप दिया हुआ है, कितना है? 120 सेंटीमीटर। ठीक है, परिमाप बराबर होता है, परिमाप बराबर होगा 2l + b। ठीक है, अब उसमें यह कहा है कि लंबाई चौड़ाई से 2 सेंटीमीटर अधिक है। माना चौड़ाई बराबर x, चौड़ाई बराबर x है और लंबाई बराबर x + 2 है, क्योंकि 2 उसमें अधिक हो जाएगा तो वो लंबाई हो जाएगा। अब यहां पर इसको रख देते हैं, 120 ये हो जाएगा परिमाप बराबर 2, l का मान कितना हो जाएगा? x + 2 और b का मान है x। इसको जोड़ लेंगे, 120 बराबर 2, ये हो जाएगा 2x + 2, 120 बराबर 4x + 4। इसका पक्षांतर करेंगे, 120 - 4 बराबर 4x, 116 बराबर 4x, और हो जाएगा 4 तिहाई 4, x बराबर हो जाएगा 116/4, तो हो जाएगा 4 दूनी 8, 4 9 36। x का मान कितना आ जाएगा? 29। इसका मतलब चौड़ाई हमारी कितनी है? 29 है। तो अगर चौड़ाई 29 है, लंबाई कितनी हो जाएगी? 31 हो जाएगी। अब आगे क्वेश्चन में क्या पूछा है? आयत का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो क्षेत्रफल का फार्मूला होता है L × B, L × B। लंबाई कितनी है? 31 और चौड़ाई है 29, तो 31 × 29 कर लेते हैं, आंसर आ जाएगा 31 × 29, 9 1 9, 9 3 27, 2 1 2, 2 3 6, ये हो जाएगा 9, 7 2 9, 6 2 8। कितना आंसर आ जाएगा? 899। क्षेत्रफल बराबर हो जाएगा, आयत का क्षेत्रफल बराबर 899 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब देखते हैं हमारा किस ऑप्शन में है। 800, पहला ही ऑप्शन हमारा हो जाएगा 899 सेंटीमीटर स्क्वायर, यही हो जाएगा सही। चलिए दोस्तों, अब पेडागोजी क्वेश्चन स्टार्ट हो रहे हैं, उसे ध्यान से देखना है। चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। कक्षा 1 गणित कक्षा में पढ़ाते समय राधा ने बच्चों को निम्नलिखित संदर्भ द्वारा एक अवधारणा का परिचय दिया। कार में 4 बच्चे थे, 4 बच्चे थे, फिर एक बच्चा बाहर निकला, अब कार में 3 बच्चे हैं। उपर्युक्त संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? जो कथन दिया है इसमें कौन सा कथन सही है? बच्चे संवर्धन के रूप में योग की समझ विकसित करेंगे,
नहीं, यहाँ योग आ गया, ये कट हो जाएगा। बच्चे समुच्चयन के रूप में जोड़ की समझ, यहाँ पर भी जोड़ है, ये भी नहीं होगा, दोनों कट कर, क्योंकि 4 है, 4 में से 1 जाए तो माइनस होगा ना। बच्चे में न्यूनतम के रूप में, न्यूनतम मतलब मिनिमम के रूप में घटाव की समझ विकसित होगा। हाँ दोस्तों, ये घटाव हो रहा है, 4 में से 3 1 जाएंगे, बचेगा 3। बच्चे संवर्धन और न्यूनीकरण को व्युत्क्रम संक्रिया, व्युत्क्रम उल्टा हो जाएगा, वो गुणा भाग में आ जाएगा, तो हमारा ऑप्शन जो सी है वही करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन है, प्राथमिक स्तर पर गणित में रचनात्मक मूल्यांकन में शामिल है। रचनात्मक मूल्यांकन पूछा है दोस्तों, क्या है? गणित में समान त्रुटियों को पहचानना, गणित अधिगम में कमियां पहचानना और शिक्षा शास्त्र में सुधार करना, छात्रों का श्रेणीकरण और वर्गीकरण, हमको बांटना नहीं छात्रों को, कार्य विधिक ज्ञान को जांचना नहीं। दोस्तों, रचनात्मक मूल्यांकन के अंतर्गत हमारा आएगा गणित अधिगम में कमियां पहचानना, मतलब जो कमी अधिगम जो करा रहे हैं उसमें क्या कमियां हो रही है, अगर बच्चे समझ नहीं पा रहे हैं, उनकी समस्या उत्पन्न हो रही है, तो हम अपनी शिक्षण विधि का चेंज करेंगे, ना कि बच्चों को कोसेंगे या बच्चों को कुछ कहेंगे। और जो हमारे शिक्षण विधि है, शिक्षा शास्त्र है, उसमें क्या करेंगे? सुधार करेंगे। तो इस आधार पर हमारा ऑप्शन जो बी होगा वो करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 18 है, निम्नलिखित में से कौन सा गणित पढ़ाने के लिए निगमनात्मक विधि का लक्षण नहीं है? निगमन विधि से क्वेश्चन आया हुआ है, किसका नहीं है? यह विधि छात्रों और शिक्षकों दोनों का समय और शक्ति बचाती है, सही है हुआ ये। यह तथ्य और सूत्रों को स्मरण करने पर बढ़ावा देती है, नहीं। इस विधि में अधिगमकर्ता सामान्य से विशेष की ओर अग्रसर होते हैं। इस विधि में अधिगमकर्ता नियमों सूत्रों को खोजता है और उनका सामान्यीकरण करता है। अब देखिए दोस्तों, इसमें नहीं पूछा है तो हमारा आंसर क्या होगा? चौथा आंसर क्या है? इस विधि में अधिगमकर्ता नियमों सूत्रों को खोजता है। अब नियम सूत्र खोजता है और उनका सामान्यीकरण करता है, हमारा ऑप्शन जो डी है वही क्या होगा? करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 19 क्या कहता है? गणित की पदानुक्रम प्रकृति है एवं अवधारणाएं तर्कसंगत, संरचित और संबंधित है। निम्न कथनों में से कौन सा इसकी व्याख्या के लिए अत्यंत उपयुक्त है? योग की अवधारणा के निर्माण के बाद गुणन आता है, सही है। योग और गुणन पृथक अवधारणाएं हैं जो एक दूसरे से स्वतंत्र हैं। गणितीय अवधारणाओं का मूल्यांकन केवल योगात्मक, केवल देखिए यहाँ पर ये तो ऐसे ही कट जाएगा। संख्या ज्ञान का विकास योग और व्याकरण की अवधारणा से पहले होना चाहिए। दोस्तों देखिए हमारा क्या क्या सही हो रहा है, ए भी सही होगा और डी भी सही होगा। इस आधार पर हमारा ए डी किसमें है? तो ऑप्शन बी जो होगा वो हमारा करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 20 है, उच्च गणित की कक्षाओं में छात्राओं की भागीदारी छात्रों की तुलना से कम है, इस यह कारण हो सकता है। छात्रों की तुलना में पुरुष छात्र गणित में बेहतर हैं। यहाँ पे देखिए निगेटिव पॉइंट आ रहा है तो ये कट हो जाएगा। गणित एक बहुत ही कठिन विषय है और छात्राओं के पास गणित के रुझान नहीं होता, गणित पढ़ने का रुझान, यदि निगेटिव पॉइंट है। अगला देखते हैं, सामाजिक और शिक्षकों की अपेक्षा जेंडर पर आधारित है, जेंडर पर आधारित है। तो हमारा ऑप्शन क्या है? इस आधार पर हमारा आंसर क्या है? तो ये निगेटिव पॉइंट सीधे सीधे दे रहा है, हमारा जो क्या हो, समालोचना जो हो रही है, ऑप्शन जो सी है वही क्या होगा? करेक्ट। हमारा ऑप्शन जो सी है वही करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 21 क्या है? निम्नलिखित में से कौन से उपकरण अधिगम की कठिनाई की विशिष्ट प्रकृति के निदान में सहायक नहीं? दोस्तों नहीं अगर कहेगा तो आप जरूर ध्यान दीजिएगा। कक्षा का अवलोकन ये तो सही है, सहायक करते हैं। मौखिक प्रतिक्रिया का विश्लेषण ये भी सहायक है। छात्रों का लिखित कार्य ये भी सहायक आते हैं। संचयी और उपाख्यानात्मक रिकॉर्ड ये भी। योग्यता परीक्षण ये दोस्तों ये तो नहीं होगा, योग्यता परीक्षण इसके अंतर्गत आएंगे, तो हमारा ऑप्शन जो ई है यही वाला गलत होगा। किसमें है? केवल ई, केवल ई हो जो हो जाएगा वो सही होगा। क्वेश्चन नंबर 22 क्या कहता है? 34 गुणे 6 को हल करने के लिए एक विद्यार्थी नीचे दी गई प्रणाली का प्रयोग करता है। इस आधार पर उसने प्रयोग किया 30 + 4 गुणे 6 बराबर 30 गुणे 6 + 4 गुणे 6 बराबर 180 + 24 बराबर 204। उपर्युक्त प्रणाली के निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? सही कथन पूछा हुआ है। विद्यार्थी को गुणन की अवधारणात्मक ज्ञान है और वह इसे अपघटन की प्रणाली से संचारित करने में भी सक्षम है। यह गुणन की एक मानक कलन विधि नहीं है, इसलिए विद्यार्थी को उपयोग के हतोत्साहित करना चाहिए। हतोत्साहित भी दिया तो ये क्या होगा? कट होगा। विद्यार्थी को गुणन की अवधारणा का ज्ञान नहीं है, ये भी गलत है। इसकी अवधारणा का ज्ञान तभी तो किया है। या गुणन की समस्या को हल करने के लिए तात्कालिक अनुमान और प्रायश ट्रिल और ट्रायल, हित और
ट्रायल प्रणाली है, ये भी देखिए नहीं होगा दोस्तों। ये क्या है, बच्चे की क्या है, एक अवधारणात्मक प्रणाली है जिसके आधार पर उसको उसके अंदर क्या है, अवधारणा बन गई कि किस आधार पर कर लेंगे। तो ये क्या हो जाएगा, ऑप्शन जो ए क्या कह रहा है, विद्यार्थी को गुणन का अवधारणात्मक ज्ञान है और वो उसे अपघटन की प्रणाली से मतलब अलग अलग बांट करके क्या संचालित करने में सक्षम है। तो ऑप्शन जो ए है वही करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 23 क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा कौशल गणित में आकार, दिक् स्थान और माप के शिक्षण से जुड़े हैं? सममितियां खोजना, सिमेट्री, और सौंदर्य शास्त्री भाव प्राप्त करना, सिमेट्री से संबंधित है, सही है। सांख्यिकीकरण, गणितीकरण यानी अंकों की अवधारणाओं जैसे क्षेत्रफल, परिमाप आदि से जोड़ना, शिक्षार्थियों से प्रारंभिक अंकगणित को बढ़ावा देना, केवल विज्ञान के साथ गणित को समाकलित करना। केवल लोग दिया है, सीधे यहाँ पर कट कर देंगे। हमारा ऑप्शन ए बी सी सही होगा। किस ऑप्शन में है, ए बी सी, ऑप्शन सी जो है वो हमारा करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 24 क्या कहता है, सूक्ति गणित अधिगम का प्रारंभ घर से होता है का अर्थ है बच्चों को गणित पढ़ाने का उत्तरदायित्व अभिभावकों का है। क्यों सिर्फ अभिभावकों का है? नहीं, घर और वातावरण में प्रचुरता में संसाधन उपलब्ध होते हैं जिनका उपयोग गणित के अधिगम में प्रभावी ढंग से किया जा सकता है। हाँ, गृहकार गणित अधिगम का महत्वपूर्ण हिस्सा है। गृहकार अभी देखिए एनसीईआरटी से मना करता है गृहकार से। अधिगमकर्ताओं के गणितीय कौशलों में वृद्धि के लिए घर में निजी शिक्षक सहायता कर सकते हैं। अब देखिए एनसीईआरटी जो भी है निजी शिक्षक के संबंध में कुछ नहीं कह रहा है, उसका आंसर क्या होगा सही, घर और वातावरण में प्रचुरता में संसाधन उपलब्ध होते हैं। सूक्ति, आपसे क्वेश्चन क्या है, सूक्ति गणित अधिगम का प्रारंभ घर से होता है। गणित का जो प्रारंभ जो होता है वो कहां से होता है, घर पे, क्योंकि घर पर सब चीजें क्या हो जाती है, मौजूद होती हैं। क्योंकि जैसे बैंगल होता है और बाकी गिलास है, ये सब चीजें क्या रहती है, आकार वाली रहती हैं, गणित से संबंधित वहां पे संसाधन उपलब्ध होते हैं। बस उसका सही तरीके से उपयोग अगर बच्चों को समझा दिया जाए तो चीजें क्या हो जाएगी, उनके माइंड में फिट हो जाएगी। तो हमारा ऑप्शन जो क्या है, बी जो क्या कह रहा है, घर और वातावरण में प्रचुरता में संसाधन उपलब्ध होते हैं जिनका उपयोग गणित के अधिगम में प्रभावी ढंग से किए जा सकते हैं। तो ऑप्शन जो बी होगा वही हमारा करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 25 क्या कहता है, जब बच्चों को शाब्दिक प्रश्न हल करने के लिए दिया जाता है तो वे बहुधा वे टिप्पणी करते हैं। यदि आप मुझको बताओगे कि कौन सी संक्रिया करनी है तो मैं हल करूंगा। इस प्रकार के उत्तर का क्या कारण हो सकते हैं? दोस्तों ये क्वेश्चन क्या है, वर्ड प्रॉब्लम से रिलेटेड है। कुछ बच्चे क्या होते हैं, वर्ड प्रॉब्लम क्वेश्चन को समझ नहीं पाते हैं, तो क्या कहते हैं, अगर आप हमको बता दी इक्वेशन बना दीजिए तो हम सॉल्व कर लेंगे। तो दोस्तों उस आधार पर क्वेश्चन है, उसके क्या कारण होते हैं, सॉल्व करते हैं। चलिए, बच्चे शाब्दिक प्रश्नों को पसंद नहीं करते हैं और छुटकारा पाने, तो ये नेगेटिव पॉइंट है, ये कट हो जाएगा सीधे। शाब्दिक प्रश्नों के प्रति छात्रों की दुर्भीति होती है, मतलब उससे बचना चाहते हैं, ये भी नहीं। बच्चों में परिज्ञान कौशल की कमी होती है, मतलब परिज्ञान कौशल ये होता है कि उनके अंदर समझ कि कौन सा जोड़ घटाना क्या कैसे कैसे किया जा रहा है, उसकी समझ नहीं होती। अगर वो समझ वो पूरी कर लेंगे, वो क्या करेंगे, वर्ड प्रॉब्लम को आसानी से सॉल्व कर लेंगे। बच्चे आलसी है, देखिए नेगेटिव पॉइंट है। हमारा ऑप्शन जो सी है वही क्या होगा, करेक्ट होगा। अगर बच्चों के अंदर परिज्ञान कौशल की को बता दिया जाए, उनको सुदृढ़ करा दिया जाए, उनको समझा दिया जाए, तो वो क्या हो जाएंगे, आसानी से वर्ड प्रॉब्लम के क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 26 है, प्राथमिक कक्षा में ज्यामिति की नियमित आकृतियां पढ़ाने के लिए अध्यापक ने क्रियाकलापों का एक निश्चित क्रम तैयार किया, उन्हें एक यादृच्छिक क्रम में व्यवस्थित किया गया है। ऑप्शन दिया गया है, छात्र भिन्न आकृतियों के विशिष्ट लक्षणों की खोज करते हैं, सही है। अब देखिए उसको क्रम में करना है। छात्र अपने आसपास की द्विआयाम वस्तुओं को चित्रित करते हैं। छात्रों को भिन्न आकृतियों के कटे हुए चित्र कटआउट दिए गए हैं और उन्हें कहा जाता है कि इसके एक समान की वस्तुओं को अपने आसपास पहचाने। छात्र आकृतियों को उनके लक्षणों और नामों के अनुसार वर्गीकृत करने में समर्थ हैं। अब देखिए दोस्तों, इसको हमको पहले करना है। सबसे पहले देखिए क्या हो जाएगा, पहले आकृति वाला होगा, उनको एक दिया जाएगा। देखिए पहला सी वाला जो है पहला हो जाएगा। उसके बाद देखिए छात्र अपने आसपास की द्विआयाम वाली वस्तुओं को चित्रित करते हैं, दो हो गया। सी बी, अब देखिए डायरेक्ट सी बी कहीं है, यहीं पे देखिए होगा सी बी, यही होगा, यही सही। अभी आगे देखो, लेकिन ए क्या होगा, तीसरा ये हो जाएगा और चौथा ये हो जाएगा। हमारा ऑप्शन जो हो जाएगा सी बी ए डी, यही हो जाएगा करेक्ट। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 27 नंबर क्या कह रहा है, कक्षा 2 के छात्रों को संख्याओं का योग पढ़ाने के लिए क्रियाकलाप का आयोजन किया गया जिसमें उसने रंगीन मोतियों का प्रयोग किया। यह क्रियाकलाप छात्रों में निम्न में से किसका विकास करने में सहायक होगा? अनुमान नहीं, मार्गदर्शन, दृश्यीकरण,
प्रदर्शन, ये भी सही। बी और सी सही है, किस ऑप्शन में है? ऑप्शन सी, यही हमारा क्या होगा दोस्तों? सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 28 क्या कह रहा है? एक व्यवकलन प्रश्न 83 माइनस 56 का कुछ छात्रों ने उत्तर दिया 33। छात्रों द्वारा की गई इस अशुद्धि को संबोधित करने में के अत्यधिक उपयुक्त रणनीति कौन सी है? ऑप्शन ए क्या है? अभ्यास के लिए इसी प्रकार के प्रश्न दें। अभ्यास देंगे तो वो क्या गलती है, फिर वैसे करता चला जाएगा। छात्रों को कहें कि समस्या को एक बार दोबारा हल करें और अपने उत्तर की जांच करें। अगर उसको फिर से समस्या को एक बार दोबारा हल करें और जांच करें, अपने से करेगा, उसको क्या करे? इंसान को अपनी गलतियां नहीं दिखती है, दूसरों की गलतियां दिखती हैं। तो अपनी गलतियां करेगा, समझ में नहीं, उसको लगेगा हाँ हम सही किए हैं। उन्हें 1 अंक वाली संख्या के उदाहरण दें और बाद में 2 अंकों वाली संख्या पर बढ़ें। अब उदाहरण दे करके बहुत अच्छा सटीक बता सकते, लेकिन सटीक नहीं होगा ये। संख्याओं के रीग्रुपिंग की समझ के लिए स्थानीय मान की अवधारणा पर पुनः विचार करें। बच्चों को यह बताएं कि रीग्रुपिंग कैसे करते हैं। जैसे कि इसी को रीग्रुपिंग करना है 8 3 5 6। अगर इसकी रीग्रुपिंग कैसे करना है? 3 में से 6 नहीं कट पाएगा, 1 हासिल ले लेंगे, 13 में से 6 जाएगा, उसके बाद ये 7 हो जाएगा, फिर इस तरह से करेंगे। जब बच्चों को रीग्रुपिंग करके बताएंगे तो बच्चे क्या करेंगे? उनके समझ विकसित हो जाएगी और साथ साथ स्थानीय मान की जो अवधारणा होगी वो भी क्या होगी? सुदृढ़ होगी। तो हमारा ऑप्शन जो डी होगा वही करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 29 है, कक्षा 1 में प्रकरण भिन्न पदार्थों की मापों की तुलना का परिचय देने के लिए निम्न से कौन सा अत्यधिक उपयुक्त है? ऑप्शन जो दिया हुआ है क्या क्या कह रहा है? अलग अलग पदार्थों का अवलोकन करो और तुलना करो। हाँ, अमानक इकाइयों का प्रयोग से मापों की तुलना नहीं, देखिए ये नहीं होगा। मानक इकाइयों के प्रयोग से मापों की तुलना करो, मानक इकाई करके कैसे करेंगे? पदार्थों का अध्यारोपित करो, जो पदार्थ है उनको अध्यारोपित करो और तुलना करो, ये भी सही है। हमारा देखिए आंसर क्या ए और डी सही है, किस ऑप्शन में है? ऑप्शन जो डी है उसी में दिया हुआ ए और डी, यही क्या होगा? करेक्ट होगा। चलिए दोस्तों अगला अंतिम क्वेश्चन देखते हैं। हमारा आज का अंतिम क्वेश्चन क्या है? निम्न में से कार्य कौन सा सही है? सही पूछा हुआ है। प्राथमिक कक्षा के छात्रों में मानसिक परिकलन कौशल के विकास को प्रोत्साहन दिया जाना चाहिए। हाँ, केवल ड्रिल और अभ्यास के द्वारा मानसिक परिकलन कौशल को सुधारा जा सकता है, सिर्फ केवल इसी के स्व द्वारा नहीं, ये गलत होगा। मानसिक परिकलन कौशल प्रश्न को हल करने के लिए औपचारिक और अनौपचारिक नीतियों के प्रयोग को प्रोत्साहित करती है, ये प्रोत्साहन दे रहे हैं, यह भी सही हो जाएगा। तो हमारा ए और सी सही है, देखते हैं किस ऑप्शन में है। तो ऑप्शन जो ए है वही हमारा क्या होगा? सही होगा। तो दोस्तों इसी के साथ ही हमारी आज की क्लास कंप्लीट होती है। अगर आपको कहीं पर भी कोई भी डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में जरूर पूछें और हमारा साथ देते रहे। हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।